नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासत पूरे चरम पर है। चरम पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज्यादा वक्त बाकी है, लेकिन जोड़ तोड़ की सियासत एक दूसरे दल से दूसरे दल में शामिल कराने की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। और आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम उस वक्त घटित हुआ जब समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक जो कि मऊ की घोसू सीट से हैं, दारा सिंह चौहान, वो आज सुबह जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना है उनके पास पहुंचते हैं, वहां पर अपना इस्तीफा सौंपते हैं और उसके थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन खास बात यह है कि उनकी जब बीजेपी में ज्वाइनिंग होती है तो उस वक्त कोई सामान्य नेता उनकी ज्वाइनिंग के वक्त मौजूद नहीं रहते, बल्कि यूपी बीजेपी के तमाम सारे कद्दावर नेता, जिसमें यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम सारे यूपी के बड़े दिग्गज नेता उनकी ज्वाइनिंग के वक्त मौजूद रहते हैं। और जब दारा सिंह चौहान की बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई जाती है तो उस वक्त तमाम तरह की बयानबाजी भी सामने आती है। अब दारा सिंह चौहान के समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद तमाम तरह की के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या ये समाजवादी पार्टी के भीतर कोई दिक्कत चल रही है कि एक सिटिंग विधायक समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाता है। तो इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आज जब दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए तो उस वक्त उन्होंने ज्वाइनिंग के बाद क्या कहा। दारा सिंह चौहान ने यह कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और विपक्ष केवल उस समय दिखाई देता है जब चुनाव लड़ने की स्थिति बनती है। यानी कि विपक्ष उत्तर प्रदेश में पूरे 5 साल तक कुछ नहीं करता, लेकिन जब चुनाव की स्थिति बनती है तो विपक्ष पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर जाता है। उस वक्त ब्रजेश पाठक भी वहां पर मौजूद थे और ब्रजेश पाठक ने यह कहा कि दारा सिंह चौहान इसके पहले जिस भी राजनीतिक दल में गए हों, लेकिन लगातार वो बीजेपी और बीजेपी परिवार के संपर्क में बने रहे और आज वो बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उनका बीजेपी में पूरा सम्मान भी रखा जाए। ठीक इसी तरह से जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनकी तरफ से भी यह कहा गया कि जिस दिन दारा सिंह चौहान ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी, उस वक्त वो समझ गए थे कि कोई ना कोई बड़ा राजनीतिक उठापटक होने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य ने आज दारा सिंह चौहान की ज्वाइनिंग के समय यह भी कहा कि साल 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें एनडीए गठबंधन ने 73 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 64 सीटें जीती थी और अब साल 2024 में बीजेपी बड़े गठबंधन के साथ पूरी 80 सीटें जीत जाएगी। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी एकता पर भी एक बड़ा कमेंट किया और यह कहा कि विपक्षी एकता में कोई दम नहीं है क्योंकि वहां पर स्वार्थ की राजनीति ज्यादा देखने को मिल रही। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाता हूं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि दारा सिंह चौहान ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो उसके बाद उन्होंने न्यूज 24 से क्या कुछ कहा। चौहान आज पूरे दलबल के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। हमारे साथ खुद चौहान जी मौजूद, उनसे बात करेंगे। चौहान जी, आज आप बीजेपी में शामिल हो गए, क्या है आगे की कार्य योजना? आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके का प्रदेश कार्यालय पर जो उत्साह का माहौल था, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम लोग आए थे, खास करके चौहान समाज के लोगों में जो उत्साह है, इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि 2024 में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश की तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, आपकी दिल्ली में अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई, किन किन मुद्दों पर बात हुई? ज्वाइनिंग से पहले आप मिले थे उनसे दिल्ली में? निश्चित रूप से हमारे नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं माननीय अमित शाह जी, और आप देख रहे हो कि जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय राष्ट्रीय नड्डा जी के नेतृत्व में एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, इससे साफ झलकता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, चर्चा हो रही है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण सा सिपाही के रूप में शामिल हुआ हूं। बाकी जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, जो आदेश होगा, उसका अक्षरशः पालन करूंगा। अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ दी? उसका मैंने जवाब पहले ही मैं दे चुका हूं। आपने दारा सिंह चौहान को सुना, ये वही दारा सिंह चौहान है जो पिछले विधानसभा चुनाव यानी साल 2022 में जो चुनाव विधानसभा का उत्तर प्रदेश में हुआ उसमें बीजेपी का साथ छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और उसके बाद मऊ की घोसी सीट से विधानसभा का चुनाव जीत भी गए थे। तो आज इसी तमाम सारे मुद्दों को लेकर हम एक बड़े पैनल के साथ चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ इस पैनल में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन मौजूद हैं, इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता ओपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफ रिजवी हमारे साथ इस पैनल में जुड़ने वाले हैं, इसके अलावा सुभाषपा के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर हमारे साथ मौजूद रहेंगे और राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय भी हमारे साथ थोड़ी देर में इस पैनल में जुड़ने वाले हैं।
लेकिन सबसे पहला सवाल मैं दीपक रंजन जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या वजह बन गई, क्यों दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से नाराज हो गए और अचानक इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो गए? देखिए अशोक भाई, राजनीति जो है वो नीतियों, नैतिकता और विचारों के आधार पर की है। और दारा सिंह चौहान जी के बारे में मैं क्या कहूँ, इन्होंने अपना जो राजनीतिक सफर इन्होंने छात्र राजनीति से शुरू किया। उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी के संगठन में भी पदाधिकारी रहे। उसके बाद बहन जी का इन्होंने दामन थामा, आदरणीय माती जी ने इनको राज्यसभा सांसद बना करके 1996-97 में इनको शायद 19 राज्यसभा का सांसद बनाया। फिर उसके बाद दोबारा इनको राज्यसभा सांसद बनाया। उसके बाद इनको इन्होंने टिकट देने का काम किया, इनको लोकसभा लड़ाया, ये लोकसभा जीते। उसके बाद फिर इनका मन पलटा, फिर ये समाजवादी पार्टी की तरफ आ गए, फिर ये दोबारा बहुजन समाज पार्टी की तरफ गए, फिर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, वहां से ये विधायक बने मधुबन से। उसके बाद इनको मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए। फिर इनका वहां से मोह भंग हुआ। ये 2022 में लगता है जनवरी या फरवरी में इन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने इनको घोषित से चुनाव लड़ाया और समाजवादी पार्टी के बदौलत वहां से चुनाव जीत ली। लेकिन सरकार किन्हीं कारणवश नहीं बनी। हम जनता का जो भी मैंडेट था हम उसको साथ स्वीकार करते हैं। ठीक है, हम सरकार बने, लेकिन कुछ लोग देखिए, कुछ लोग सरकार के, उनको लग रहा था, ऐसा माहौल था, सिर्फ उन्हीं को नहीं लग रहा था, पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी को लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। और लोगों में मिथ्या थी, लोगों में मिथ्या थी कि दारा सिंह चौहान जी जहां जाते हैं अशोक भाई, उनकी सरकार बनती है। एक बार उन्होंने 2022 में मिथ्या तोड़ी थी और 2024 के चुनाव से पहले पहले भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। ये मिथ्या फिर टूटेगी, क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी कि जहां ये जाते हैं वहां की सरकार नहीं बनती है। ठीक है, 2022 में समाजवादी सरकार नहीं बनी थी। 2024 से पहले पहले ये भारतीय जनता पार्टी में गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने वाली है। क्योंकि जैसा कि मैंने अशोक भाई पहले भी कहा कि राजनीति हमेशा विचारों से किया जाता है। अब इन्होंने 4 पार्टियां तो बदल दी, 4 पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सपा, फिर बसपा, फिर सपा, फिर भाजपा, फिर सपा, कितनी पार्टी, कितने दल बदल चुके हैं। तो देखिए, जनता को आप इस तरीके से गुमराह बेवकूफ नहीं बना सकते। जनता एक विचार वाले नेता को, एक विचार वाली पार्टी को जो है पसंद करती है। बार बार आप दल बदलिए, बार बार आप इधर से उधर, उधर से इधर आप जाइए, तो जनता क्या बेवकूफ है क्या? जनता इस चीज को समझ नहीं रही। 21 लाख के लिए कैसे अभी साल भर तक आपको लगता है कि साल भर तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 6 महीने सरकार है, तो वहां से कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मलाई खाने को मिल जाएगा। तो जनता की आप तो जब हमें जो है अशोक भाई, सब जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ परेशान करने का काम किया है, सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, सिर्फ जुमला देने का काम किया है हिंदुस्तान की जनता को। नहीं, तो मेरा आज सवाल की ये है कि नहीं, मेरा सवाल दीपक भाई ये है कि समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक हैं, 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ है, अभी एक लंबा टेन्योर उनके पास था विधानसभा में रहने का, तो क्या समाजवादी पार्टी अपने विधायक को नहीं रोक पाई या उनकी पार्टी से नाराजगी चल रही थी? क्यों वो पार्टी छोड़कर चले गए? देखिए, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र विश्वास करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी किसी को बांध करके नहीं रख सकती। आपने देखा होगा जिस दिन से जो है ये दारा सिंह चौहान जी विधायक बने थे और उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनी थी, उस दिन से समाजवादी पार्टी की नीति और कार्यक्रमों में इनकी बिल्कुल पूरी तरीके से निष्क्रियता थी। नगर निकाय का चुनाव हुआ, उसमें भी निष्क्रिय थे ये। और जो भी चुनाव हुए, जो भी संगठन के काम हुए, तो शुरू से ही लग रहा था कि इनका मन जो है समाजवादी पार्टी में नहीं लग रहा है। ये सत्ता के साथ जाना चाहते हैं, सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं ये लोग। तो ये छटपटा रहे थे कहीं ना कहीं। अगर समाजवादी की सरकार बन जाती तो निश्चित रूप से समाजवादी के साथ रहते ही, क्योंकि ये तो इसी आशा उम्मीद के साथ आए थे ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और समझ तो ठीक है, 2024 से पहले पहले ही ये चले तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हमें कोई बुराई नहीं करना चाहिए। तो जहां रहना चाहते हैं वहां खुल करके रहे और देश हित में और जनता के हित में काम करें। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। हमारे साथ अरुण राजभर जुड़ गए हैं, जो कि सुभाषपा के प्रवक्ता भी हैं। मुझे याद आ रहा है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने ओम प्रकाश राजभर जी का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो उनसे पूछते हैं कि बीजेपी में जाना है तो किससे बात की जाए। और उस समय राजभर जी ने यह भी दावा किया था कि जैसा खेला महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक उसी तरह का खेला उत्तर प्रदेश में भी होगा। तो अरुण राजभर जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये उसी खेला होने की शुरुआत हुई है क्या? देखिए, जिन लोगों को अहंकार हो जाता है, जिन लोगों को ये लगता है कि कोई भी पिछड़े वर्ग का नेता, कोई भी अति पिछड़े वर्ग का नेता अपने सामने लीडरशिप ना तैयार हो पाए, वो लोग अब धीरे धीरे, जिनको लग रहा है कि हमारा कोई भविष्य नहीं है, किसी प्रकार के हमारे समाज की सुरक्षा नहीं है, हमारी कोई
सुनी नहीं जाती है या हमारी कोई बात नहीं होती, तो वो सब अपने अपने रास्ते। हमारे नेताजी ने तो स्पष्ट यह बात पहले ही कह दिया था कि बहुत सारे नेता नाराज हैं, लेकिन वो पीड़ा कहें तो किससे कहें, लेकिन कोई अगर सुनने वाला उनको मिल जाता है तो अपनी पीड़ा सुना देते हैं। मुझे लगता है कि उसी में आदरणीय दारा सिंह चौहान की भी एक पीड़ा थी। अभी आप देखेंगे बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। जैसे उनकी बातें क्लियर हो जाएंगी, वो भी जनता के सामने चेहरे आ जाएंगे, आपकी स्क्रीन को वो भी चेहरे दिख जाएंगे कि हाँ भैया, हम भी नाराज थे, हमारी कोई सुनी नहीं जाती, हमारा कोई भविष्य उनके नजर नहीं आ रहा था, इसलिए हम भी रास्ते बदल लिए और हम भी देखिए एनडीए के साथ आ रहे हैं। तो अभी तो एक हुए हैं, अभी देखिएगा धीरे धीरे नंबर कई लोगों के आएंगे और चेहरे सामने आते रहेंगे। नहीं, कौन कौन से वो चेहरे हैं? मुझे याद है कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, जब आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ऐसे तमाम सारे बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन आज दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कौन कौन से वो चेहरे आपको अगर जानकारी है तो बताइए। देखिए, जितने नाम गिना रहे हैं उसके 2 गुने नाम लिस्ट में भी चल रहे हैं। अब वो समय आएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे, जैसे जैसे समय नजदीक आएंगे, वो समय जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे चेहरे सामने आते रहेंगे। लेकिन जिस बात की लड़ाई ये लोग कर रहे हैं, जिस बात को ये बार बार प्रचारित कर रहे हैं कि नहीं, अभी हमने सुन रहे थे दीपक रंजन जी बैठे हैं बता रहे थे कि हम पाला बदल लेते हैं, सत्ता के लिए लड़ते हैं। अरे भैया, ये बात क्यों भूल जाते हैं कि आप भी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किए थे, आप भी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किए, आप भी महादल से, आप पर भी आऊंगा, अभी तो आपकी बात ही नहीं हुई है, आप भी राजभर जी से गठबंधन किए थे। मान लेते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर गलत है, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी जितने दलों से गठबंधन किए थे, सबसे तो यही कहते कि हमारा गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं है। इसका मतलब कि आपने जयंत चौधरी साहब से गठबंधन किया, आपको वोट नहीं दिलाए, वो अच्छे नहीं है, लेकिन आज हमने पूर्वांचल में आपको वोट दिलाया तो आप कह रहे हैं हम खराब हैं। तो ये आपके जो एक मन मानसिकता में जो ये बातें चलती हैं कि आपके साथ रहूंगा तो मैं अच्छा रहूंगा, आपके विपरीत चला जाऊंगा तो मैं बुरा हो जाऊंगा। तो राजनीति में हर दल को फैसला लेने का अधिकार है, अपने अपने समय पर अपने अपने तरीके से राजनीति करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हम पिछड़े दलित आदिवासी कमजोरों की बात नहीं करते। जब हम आदिवासी समाज को राष्ट्रपति बनाने की बात कर रहे थे, तो आपके नेता किस दल के नेता को किस नेता पर मुहर लगा रहे थे? जिन्होंने सदन में खड़ा होकर कहा था कि माननीय नेता मुलायम सिंह यादव आईएसआई के एजेंट है, और आप ऐसे कहने वाले लोगों के साथ खड़े हो गए और न हमें मीटिंग में बुलाते हैं, न हमारे साथ कोई बातचीत करना चाहते हैं, हमें तो एजेंट घोषित कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और आपके ही चाचा श्री शिवपाल यादव जी जब आपके दल में थे तो आपको अच्छा लग रहा था, दल बना लिया तो आप उनको कहने लगे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। तो जो आपके साथ रहेगा वो आपका भक्त रहेगा, जो आपके खिलाफ रहेगा वो एजेंट रहेगा। तो ये प्रदेश की जनता है, बड़ी समझदार है, हर चीज को अच्छे तरीके से समझती है कि देश की राजनीति में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय समाज पार्टी जिस तरीके से गरीबों को जागरूक। ओम प्रकाश, अरुण राजभर जी की आवाज फिलहाल नहीं आ रही है, लेकिन दीपक रंजन जी एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि जब गठबंधन किया था साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने, तो उसके बाद से आपने इनको बोलने का मौका नहीं दिया। कोई बड़ा निर्णय हुआ तो उसमें इनकी पार्टी को शामिल नहीं किया गया। राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र हमेशा ओम प्रकाश राजभर जी करते रहते हैं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त भी हमसे बुलाकर नहीं पूछा गया कि हम किसको वोट करें या वोट ना करें। दीपक रंजन जी, नहीं ये बात हमने खुलकर कहा था कि मैं तो इंतजार कर रहा था कि जब हमें आप सहयोगी दल मानते हैं तो सहयोगी दल को तो आप कॉन्फिडेंस। देखिए अरुण भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आदिवासी समाज का बड़ा सम्मान करते हैं, हम समाजवादी लोग भी उनका सम्मान करते हैं। देखिए राष्ट्रपति मेरी बात आ जाने दीजिए कि अब देखिए जब तक चुनाव नहीं हुआ था हमारे विपक्ष का जो किसी नेता पर भरोसा ही नहीं रहता है, किसी नेता पर विश्वास ही नहीं रहता है। जब राजनीति में किसी नेता पर विश्वास भाजपा में जाके बड़े बोले हो गए, ये बोलना ज्यादा सीख गए हैं, ये बीजेपी में सुनने की आदत इनकी भी खत्म हो गई। अब ये समझ में आ गया। नहीं, आप लोग एक एक करके बोलिए, दीपक जी, अरुण राजभर जी, आप लोग एक एक करके बोलिए तो बात अपनी सामने रख पाएंगे। अगर अशोक भाई समय मेरा तो मैं बोलूं, अरुण भाई का समय तो बोल। नहीं, आप बोलिए दीपक जी। हाँ, तो देखिए ऐसा है ना कि जब ये आदिवासी समाज की ये सम्मान करते हैं, हम लोग भी सम्मान करते हैं, अच्छी बात है। आदिवासी समाज पिछड़े समाज के आते हैं, उनका सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन जब संसद भवन के उद्घाटन में आदरणीय देश की प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को, मतलब उनसे इनॉग्रेशन, उनसे उद्घाटन कराना तो दूर, न शिलान्यास में पिछड़े समाज से कोविद साहब आते थे, ना उनको बुलाने का काम हुआ था।
और ना इनको उद्घाटन में जो है द्रौपदी मुर्मू जी जो पिछड़े समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती है, उनको बुलाने के लिए काम किया था। आदरणीय अरुण राजभर जी ने, उनकी पार्टी ने कितना मोर्चा खोल दिया था। और मैं अरुण भाई से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि ये लोग भगवान में विश्वास करते हैं कि नहीं करते? हाँ ना में जवाब दे, एक सवाल से बोल दे, भगवान को आप लोग मानते कि नहीं मानते? आपके सम्मानित चैनल पे बता दें। बिल्कुल अरुण मानते भाई हैं, आप मानते हैं भगवान को? बिल्कुल हर मानते हैं लोगों ना? का अपना अपना आस्था होता है, जैसे आप ही अलग अलग मानते हैं, सब अपने तरीके से आप ही मानते हैं। बस हाँ ना, बस हाँ ना, आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिव प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि अगर पृथ्वी पे भगवान भी उतर आए तो मैं भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा। और ये आपके उसमें भी पड़ा होगा, चैनल्स में भी होगा, और बहुत से मीडिया जगत के हाँ लोगों ने ठीक है, बाइट भी चलिए लिया। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। अब रंजन जी आप नहीं ध्यान नहीं, धैर्य अब से आप सुनिएगा, अभी धैर्य से अभी सुनिएगा। अभी एक नहीं मैं चैनल पर दीपक जी आप आपसे एक रोकता चैनल हूँ। पर इंटरव्यू मैं का जवाब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। मेरे हाँ साथ बीजेपी के सीनियर लीडर है ओम मैंने इनका प्रकाश सिंह, जवाब जो दे कि दूं, यूपी रंजन जी का बीजेपी के जवाब दे दूं। प्रवक्ता भी है। अरुण भाई का ओम प्रकाश जी मुझे ये अरुण भाई का बताइए कि जवाब अगर दे, लोकसभा जवाब चुनाव अरुण में भाई का जवाब बीजेपी अरे जीतने भाई वाली है, इनका तो थोड़ा ये अशोक जी अचानक जवाब दे आपको दूं इनका। कैसे दारा सिंह चौहान की आवश्यकता पड़ गई कि विधानसभा की सदस्यता से एक इस्तीफा मिनट दे दिया अशोक जी, थोड़ा और इनका एक बीजेपी में जवाब दे दूं, शामिल हो एक गए? मिनट में थोड़ा एक जवाब मिनट देना राजभर जी, जरूरी एक है। मिनट, एक मिनट अरुण राजभर जी, जरा ओम प्रकाश सिंह जी को सुन एक लीजिए। मिनट, थोड़ा इनका जवाब देना जरूरी अभी है, अभी नहीं तो आपसे उनके बात पास करता हूँ, जरा जरा हम ओम प्रकाश सिंह जी को सुन लीजिए। ओम प्रकाश जी, है जहां आवश्यकता की जरूरत हो। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है और 2014 से लगातार, अरे भाई शांत रहिए, 2014 से लगातार जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें जनता प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो उसके सहयोगी दल है, भले हम अकेले उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले दम पर है, लेकिन हम अपने सहयोगियों का सम्मान करते हैं, हम उनको अपने साथ लेकर चुनाव चलते हैं। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लड़े थे। बिल्कुल, मैंने तो कहा ना, मैंने तो कहा अशोक जी, आपने सुना नहीं कि हम उनका सम्मान करते हैं, हम अपना अभिन्न सहयोगी मानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा कोई ऐसा अनुबंध नहीं होता, मैं गठबंधन शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, अनुबंध और गठबंधन में बड़ा अंतर होता है। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हम आपसे, अशोक जी से अनुबंध करें कि अशोक जी चलिए इस पेन को प्राप्त करने, हम आपसे शर्तनामा में अनुबंध करते हैं, लेकिन जैसे ये पेन मिला या नहीं मिला अनुबंध टूट गए। वही हालत समाजवादी पार्टी की। आप देखिए उन्होंने किससे जिससे जिससे वो लड़े, कांग्रेस अनुबंध किया, चुनाव से कितने दिन पहले किया था, 1.5 महीने, और मतगणना के बाद खत्म। बसपा से अनुबंध किया कितना दिन पहले, चुनाव से 1 महीना पहले, मतगणना के बाद खत्म। सुभाषपा से किया, मतगणना के बाद खत्म। महान दल से किया। और दूसरी बात यह है कि कोई भी समझदार व्यक्ति डूबती हुई नाव पर सवार होना नहीं चाहता। ठीक है, आप विधानसभा के चुनाव में आप नंबर 2 की पार्टी है, मजबूत विपक्षी पार्टी है, मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन लोकसभा में आप कहां, आप तो तीसरे नंबर पर हैं। और वो तीसरे नंबर पर कैसे गए, एक सेकंड, तीसरे नंबर पर अशोक जी कैसे गए हैं ये भी क्या बताने की जरूरत है? जब पूरा सैफई कुनबा मेरठ की सभा में, सहारनपुर की सभा में बहन मायावती के चरणों में गिरा, तब तो आप 5 पाए, वो भी 2 सीट नहीं संभली, 3 पर आ गए। तो ये 3 तो आपको तब मिली जब बसपा से जोड़ के लड़े। आज आप अकेले मैदान में हो। जयंत चौधरी का भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं ट्विटर पर, ट्वीट कर रहे हैं कि राजस्थान में हमारा समर्थन गहलोत को, सरकार को, और उन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि इस विपक्षी एकता में और मोदी को हटाने के लिए। देखिए इन लोगों को ये सबको पता है कि 2000, आम आदमी जो किसान है ना, उसको भी पता है कि 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और उसको ये भी पता है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में 2019 और 14 के रिकॉर्ड को टूटने जा रहा। हम करें या ना करें, हम डिबेट में अपना पक्ष रखें या ना रखें, लेकिन अब क्यों एकता है? 2 बातों के लिए। एक तो अपना अस्तित्व बचा रहे, दूसरा कि हमारी कुछ सीटें बच जाए। अब बचेगी कैसे? आप ये बताओ कि पटना में जो इनका महागठबंधन का बैठक हुई, उसमें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दी गई। अखिलेश यादव किससे समझौता करेंगे? कांग्रेस से करेंगे उत्तर प्रदेश में, बसपा से करेंगे,
आप पार्टी से करेंगे, किससे करेंगे समझौता? कौन इनकी सुनने वाला? जो मतलबी व्यक्ति होता है उसकी कोई नहीं सुनता, और सुनता किसके? मजबूत आदमी की। ये मजबूत है, बसपा से लड़के 3 सीट बचा पाए थे, मजबूत है। दूसरी बात, आपने नारा क्या लगाया? पीडीए। पीडीए का मतलब तो बताने की जरूरत है नहीं, अखिलेश यादव खुद टीवी पर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 22 के चुनाव में आपने एमवाई का नारा लगाया, आपने स्वार देखा, आजमगढ़ देखा, रामपुर में देख लिया इसका निर्णय। अब पीडीए। पीडीए का मतलब कि इस देश के अंदर एक सवर्ण जात भी है, उसका वोट नहीं चाहिए। अब क्या करते हैं, जब एमवाई की किरकिरी हुई तब उसके फार्मूला बदल गए, और अखिलेश यादव टीवी पर बोल रहे हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब जब इनसे डिबेट पर दीपक रंजन से पूछा जाए तो कहेंगे कि नहीं, पिछड़ा का मतलब, अभी एक दिन सुन रहा था, अखिलेश यादव 2 घंटा पहले बोल रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक, और ये समझा रहे हैं प्रवक्ता लोग। नहीं, अखिलेश जी ने जो कहा है पीडीए का मतलब कि पिछड़ा मतलब जो भी पिछड़ा। तो आप ये समझिए कि परिवारवादी, जातिवादी, तुष्टिकरण की राजनीति। और मैं ये भी कहने में संकोच नहीं कर सकता कि ये जितनी इस तरह की पार्टियां, उनका हश्र देखते जाइए इस देश और प्रदेश में होता क्या। ठीक है, आपको गद्दी विरासत में मिल गई, लेकिन क्या 9 साल में कोई सफलता मिली? कोई विधानसभा जीते, कोई लोकसभा जीते, जिला पंचायत जीते, ओम प्रकाश जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि अभी दारा सिंह चौहान जी को आज आप लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया, कल एनडीए में ओम प्रकाश राजभर जी को आप लोगों ने शामिल करवाया, तो दोनों लोगों को एजेंडा या मिशन दिया गया लोकसभा चुनाव के लिए कि खाली ज्वाइनिंग हो रही है? नहीं, आप ये बताइए कि अगर कोई योगी और मोदी जी की विकास यात्रा से जुड़ना चाहता है और हमारी विचारधारा को स्वीकार करता है, तो इसमें शर्तनामा का शर्तनामा तो वहां गठबंधन में चल रहा है कि भैया टीएमसी कह रहे कि हमारे में हम लड़ने नहीं देंगे, आप पार्टी कर रहे कि दिल्ली और पंजाब में हम नहीं देंगे। तो शर्तनामा तो वहां चल रहा है कि अध्यादेश का हमारा समझौता करो, सहयोग करो, वरना मैं इसको महागठबंधन की बैठक में वो तो शर्तनामा वहां चलता है। क्या किसी ने आपको बताया, दारा सिंह ने या अरुण राजभर बैठे हैं कि नहीं मेरा ये शर्तनामा हुआ है कि मुझको इतनी सीटें चाहिए, वो चाहिए? ऐसा तो कोई नहीं, सीटों पर बातचीत तो वो लोग नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि जिन जिन नेताओं से उनकी मुलाकात हुई तो मुद्दों पर बात हुई है। तो मेरा सवाल यही था कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या दारा सिंह चौहान या ओम प्रकाश राजभर या जितने लोगों के आप संपर्क में हैं कुछ एजेंडा सौंप रहे हैं कि कैसे काम करना है, क्या करना है? क्योंकि राजनीति में जब किसी नेता को एक दल से दूसरे दल में जाते हुए देखा जाता है तो उसके मायने जरूर निकाले जाते हैं। ओम प्रकाश जी, दूसरे दल, देखिए जब नेता जाता है दूसरे दल में तो शर्तनामा होता है कि हमको कितनी सीटें देंगे, आप हमको क्या क्या पद देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब सुभाषपा के भी बैठे हैं, उन्होंने भी कहीं नहीं कहा इस बात को, हम भी कह रहे हैं। और अगर देना लेना होगा जिसको, ये तो शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा ना, ये हम बैठ के प्रवक्ता तय कर दे कि नहीं राजा उनको दारा चौहान को ये जिम्मेदारी दी गई और सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर को ये जिम्मेदारी, हमने तो ये नहीं कहा। ठीक है, जब भी समझौता होता है, जब भी एक दूसरे के साथ आते हैं, उन मुद्दों पर चर्चा होती है। ऐसा नहीं है कि हम कहते कि नहीं मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती। यही बात मैं कह रहा हूं। पर क्या चर्चा हुई ये मैं नहीं बता सकता, और क्या उनको जिम्मेदारी देगी ये भी नहीं बता सकता। हाँ, इतना जरूर है दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफ रिजवी भी जुड़ गए हैं। आसिफ जी, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि आज समाजवादी पार्टी के विधायक जो दारा सिंह चौहान थे उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। ओम प्रकाश राजभर भी आपके साथ समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में चुनाव लड़े थे, लेकिन वो भी एनडीए का हिस्सा हो गए। अभी थोड़ी देर पहले ओम प्रकाश जी ने एक बड़ा सवाल उठाया था कि क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करेगी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेगी? क्या स्थिति बन रही है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिहाज से? आसिफ रिजवी जी की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है इस वक्त, हम दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है उत्तर प्रदेश की और यूपी की सियासत को काफी समझते भी हैं। हम लोग भी आपस में मिलकर काफी कुछ बातचीत करते हैं यूपी की पॉलिटिक्स पर।
तो विजय जी, मुझे ये बताइए कि आज जो राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में घटित हुआ है, यानी कल से लेकर आज तक, ओम प्रकाश राजभर से लेकर दारा सिंह चौहान तक, कैसे देखा जाए इसको? क्या उठापटक होने वाली है? क्या महाराष्ट्र जैसी स्थिति बनने वाली है जो ओम प्रकाश राजभर समय समय पर दावा करते रहते हैं? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है, यहाँ सत्ता की जो मास्टर चाबी है वो अति पिछड़े और अति दलितों के हाथ में है। 2014 से यही दोनों वर्ग जो है राजनीतिक सफलता बीजेपी को दिला रहे हैं। जिस पार्टी के साथ अति पिछड़े अति दलित रहते हैं वो पार्टी निश्चित तौर पे सत्ता में आती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बीएसपी की सरकार रही हो, या इसके पहले कल्याण सिंह के लीडरशिप में जब बीजेपी हुआ करती थी तब भी अति दलित अति पिछड़ों का बड़ा वर्ग बीजेपी को वोट करता था। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रुप है वो यही ग्रुप है, क्योंकि बाकी सबकी पार्टियां फिक्स है कि जैसे जो यादव समाज है वो किसको देगा, कुर्मी समाज किस तरह से वोट करेगा, अपर कास्ट सामान्य वर्ग कैसे वोट करेगा, माइनॉरिटी कैसे वोट करेगा, ये सब पहले से तय होता है और इसमें ज्यादा बदलाव नहीं होता। लेकिन जो अति पिछड़े अति दलित हैं वो तय करते हैं कि वास्तव में जीत किसकी होगी। और 2014 से देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की लीडरशिप संभाले हुए हैं, अति पिछड़ा अति दलित बीजेपी के साथ इंटैक्ट है, यानी गैर जाटो दलित और गैर यादव पिछड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी समाज ने अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरीके से वोट किया था, और उन्होंने बहुत रणनीतिक तरीके से अपने विधायकों को जितवाए, और उसका रिजल्ट विधानसभा में नंबर ऑफ कितने कुर्मी एमएलए हैं आप देख लीजिए, अरुण जी को ज्यादा अच्छे से जानकारी होगी इस बात की। तो ये जो अभी बीजेपी ने दांव खेला है, 18 जुलाई के पहले जब बेंगलोर में मीटिंग होनी है और एक एनडीए की दिल्ली में होनी है, तो ये बड़ा दांव है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो बिरादरी ऐसी है जो बीजेपी के साथ अगर जुड़े तो बीजेपी की ताकत बढ़ेगी, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत है। ये दोनों बिरादरियां ऐसी हैं, चाहे राजभर समाज हो, जो ओम प्रकाश राजभर ने पिछले 20 साल से मेहनत करके उसकी राजनीतिक आकांक्षा जगाई, सत्ता हासिल करने के लिए उनमें एक जज्बा पैदा किया कि नहीं, हमें तो हमारा विधायक होना चाहिए, तो उन्होंने बहुत मेहनत की और उसका फल अब वो खा रहे हैं। पहले 17 में बीजेपी के साथ तालमेल किया उन्होंने, वहां कामयाबी उनको मिली, फिर अकेले चले गए 19 में, तो बहुत बड़ा नुकसान उनको हुआ, फिर 22 में समाजवादी पार्टी के साथ गए तो फिर फायदा हो गया, अब फिर से बीजेपी के साथ आए हैं तो इनको लोकसभा में भी फायदा होना है। और जो चौहान समुदाय है इसका भी असर बहुत ज्यादा है। ये लोनिया चौहान समुदाय और दारा सिंह चौहान अकेले निर्विवाद नेता हैं इस समय। फागू चौहान बीजेपी के लीडर हुआ करते थे जो बिहार के राज्यपाल हो गए, तो उनकी जगह एक बहुत बड़ी जगह खाली थी। देखिए 2019 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ नहीं थे, लेकिन दारा सिंह चौहान बीजेपी के साथ थे और बीजेपी ने अपने नुकसान को कंट्रोल कर लिया, यानी कि सपा बसपा आरएलडी का जो महागठबंधन था, वास्तविक महागठबंधन, उससे होने वाले जो नुकसान था वो इन्हीं लोगों की बदौलत उन्होंने कम कर लिया। यानी कि उनकी सीटें देखिए 64 सीटें उनकी आई, बाद में बाई इलेक्शन में। अच्छा आप देखिए लोकसभा में बिना ओम प्रकाश राजभर के भी बीजेपी ने अपनी स्ट्रेंथ को 60 से नीचे नहीं आने दिया और आजमगढ़ भी जीत लिया। आजमगढ़ में जबकि बाई इलेक्शन में राजभर जी सपा के साथ थे, वहां पे भी बीजेपी को जीत मिल गई। अब राजभर जी को भी ये लगा होगा कि अगर हमारी ताकत बढ़नी है तो दो पार्टियां हैं। अरुण जी से बहुत पहले मेरी इस बारे में बात हुई थी, या तो सपा के साथ उनको कामयाबी मिलेगी या बीजेपी के साथ कामयाबी मिलेगी। और मेरा मानना हमेशा रहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसकी संरचना ही ऐसी है कि ये बीजेपी के साथ ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकती है। 2012 के विधानसभा चुनाव में कौमी एकता दल के साथ इनका तालमेल था, लेकिन बात बनी नहीं। भले ही इनकी पार्टी मानती है कि बहुत ज्यादा वोट इनको मिले माइनॉरिटी के, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वोट इनको असल में बीजेपी के साथ ही मिल सकते हैं, क्योंकि वो सुहेलदेव महाराज से जुड़े हुए हैं और सुहेलदेव महाराज के साथ जो एक ऐतिहासिक तथ्य उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो माइनॉरिटी उस तरह से खुल के कभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को वोट नहीं करेगी। अब ये जो छोटी छोटी जातियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इसको कैसे कंसोलिडेट करके एक ताकत के रूप में बदला जाए, ये बीजेपी अच्छे से जानती है। इसीलिए बीजेपी ने कुछ अपनी तरफ से कोशिश की, कुछ ओम प्रकाश राजभर जी ने कोशिश की होगी, दोनों ने मिलकर फिर तालमेल की स्थिति पैदा की। अच्छा दूसरा उदाहरण निषाद पार्टी है।
निषाद पार्टी, संजय निषाद जी ने मेहनत की, वो भी ओम प्रकाश राजभर जी की तरह ही उन्होंने मेहनत किया। उनका बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो खुद मंत्री हैं और उनके विधायकों की संख्या भी ज्यादा है। तो जाहिर है उसी पैरामीटर पर अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को देखें तो वो थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आई राजनीतिक कामयाबी में, लेकिन उन्होंने इसकी भरपाई करने के लिए कदम आगे बढ़ा लिया। बहुत ही राजनीतिक सूझबूझ से, बहुत सतर्कता से, सबको कंफ्यूज करते हुए, मीडिया पे भी सवाल उठाते हुए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एनडीए के में अपनी साझेदारी कर ली। ये सवाल अरुण राजभर जी से पूछना चाहूंगा कि बहुत दिनों तक सबको कंफ्यूज रखा, ये सवाल बहुत दिनों से उठाए जा रहे थे कि आप लोग बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, आप लोग बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, एनडीए के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल होने वाले हैं, लेकिन उस वक्त भी ओम प्रकाश राजभर ये कहते थे कि अभी कोई न्योता नहीं है, अभी कोई बुलावा नहीं है। 18 नहीं कहते थे, मीडिया का सूत्र कौन है जो बता रहा है? 18 तारीख को दिल्ली में जो बैठक होने वाली है एनडीए की, उसको लेकर पहले भी अरुण राजभर से, इनके पिता जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनसे भी सवाल पूछा था मैंने, तो उन्होंने कहा था कि अरे बिना बुलाए कैसे चला जाऊंगा, कोई न्योता तो होना चाहिए। तो अरुण राजभर जी, मुझे बताइए कब से चल रही थी ये बातचीत, जिसके ऊपर पर्देदारी की गई थी कि अभी कुछ दिन छिपा के रखा जाए, एक साथ खोला जाएगा पत्ता? नहीं, बातचीत बहुत लंबे समय से नहीं चल रही थी। हाँ, मुलाकात नेताओं से जरूर होते रहे, हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात होते रहे, जिसके अच्छा जिससे भी मुलाकात होते थे, ऐसा नहीं है कि हम छुप करके मुलाकात, अंधेरी रात में नहीं मिलते थे। जैसा समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं वैसा हमारे नेता नहीं करते हैं। हम तो खुलेआम जाते थे और हम मिलते भी थे तो समस्या बताते थे कि देखिए भैया मेरी समस्या ये है, इसलिए मिलने आए। नहीं, ये बात तो ओम प्रकाश राजभर जी भी कहते थे कि सरकार बीजेपी की है, मुझे कोई काम करवाना होगा तो बीजेपी नेताओं के पास जाना ही पड़ेगा। तो ब्रजेश पाठक जी से उनके संबंध सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए। दयाशंकर सिंह जी थे जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनके साथ संबंध दिखाई दिए। स्वतंत्र देव जी क्या भी कई बार उनका आना जाना देखा गया। उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी बीजेपी में आ जाएंगे। नहीं, देखिए क्या है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान है, माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान है, इसमें माननीय अमित शाह जी का योगदान है, इसमें माननीय ब्रजेश पाठक जी का योगदान है, हमारे माननीय ये दयाशंकर सिंह जी का योगदान है, इसमें माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का योगदान है, इसमें हमारे कई नेता माननीय भूपेंद्र चौधरी जी का योगदान है। सभी लोगों के रजामंद से, सबके सहमति से और सबकी एक राय बन करके तब ये चीजें माननीय अमित शाह जी तक डिसीजन पर पहुंचा है कि नहीं अभी चीजें आगे करना है। देखिए मुद्दे क्या होते हैं, जैसे अभी बातें बहुत सारी हुई, कुछ चीजें हम सुन नहीं पाए। जैसे क्या होता है कि बात बड़ी बड़ी करना आसान है, जमीन पर इंप्लीमेंट क्या क्या हो रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी होता है। मैं बार बार क्यों कहता हूं, ऐसे जब आदिवासी समाज की बात आती है, चाहे पिछड़े वर्ग की बात आती है, मैं कह रहा हूं बार बार समाजवादी पार्टी एक मुद्दा बना रही जाति जनगणना। हम कह रहे हैं कि प्रदेश में आपको सत्ता सौंपी गई थी, लेकिन उस समय अगर आप इस काम को किए होते तो आज यह काम बहुत आगे निकल गया होता, लेकिन आपने किया नहीं। आपने कांग्रेस को भी लंबे समय तक समर्थन किया, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, समर्थन करके सरकार चलाई, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। तो अब वो काम करने की क्या गुंजाइश है, क्योंकि अति पिछड़े आपके साथ नहीं है, अति दलित आपके साथ नहीं है, माइनॉरिटी में पासमानदा मुसलमान भी आपके साथ नहीं है, आपके साथ बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं नहीं है, तो आप किसके आधार पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं? अब देख रहा हूं मैं कि यादव सम्मेलन भी होने लगा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और दल देख रहा हूं कि गोलबंदी कर रहे हैं, किसी के पास 500 वोट नहीं है, वो विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए परेशान है। तो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, हमारा साफ साफ है समाज का कल्याण कैसे हो, सामाजिक न्याय समाज को कैसे मिले, और समाज में जो थाने पर जिसकी सुनी नहीं जाती, हमारे समाज की पीड़ा क्या है, ब्लॉक पर चले जाते हैं सुनवाई नहीं होती है। अब वहां शासन प्रशासन में आदमी रहेगा तो उनकी बातें सुनी जाएगी, उनको इंसाफ मिलेगा। हम उनको ठेका पट्टा थोड़ी नहीं दिलाने जा रहे हैं कि हम उनको दिलाने के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई दूसरे दल के लोग लड़ते हैं। हमारी लड़ाई साफ है कि जो गरीब कल्याण की योजनाएं सरकार द्वारा चलती है वो जनता तक पहुंचे और जनता इसका लाभ लेगी तो अपने आप जुड़ेगी। अब बात हमारे भाई साहब कर रहे थे, ये रंजन साहब, कि हम भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आपने जो क्लिप काट करके 9 सेकंड का चलाया है, अगर उसमें एक मिनट का और क्लिप चला दिया तो आपकी पोल खुल गई होती कि उसमें चल क्या रहा है। उसमें स्पष्ट नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो तो पहले इनकी बात पूरी हो जाए, अभी आ रहे हैं। बना करके फर्जी ट्विटर पर आईडी बना करके ट्वीट कर रहे हैं, फिर ट्विटर स्क्रीनशॉट लेकर वायरल कर रहे हैं। ये सब खेला मैं देख चुका हूँ भैया। आप लोग जो करते हैं और आपके जो आईटी सेल वाले कर रहे हैं वो सब पता है। हाँ, वहां श्री अखिलेश यादव जी के लिए कहा था ये बात कि हाँ हम भगवान भी आएंगे तो भी हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। किस लिए कहा था? जब हमारा भाजपा समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन हो गया था, ऐलान हो गया था और हम रैली करने जा रहे थे।
और उस समय इन्होंने कहा था कि भाई हम अगर भाजपा फिर से बुलाना चाहेगी चले जाएंगे। हमने कहा कि जब वचन दे दिया हूं तो हम वहां नहीं जाएंगे, भगवान भी आ जाएंगे तब भी हम जाइए नहीं जाएंगे। भैया, कौन बात को रोक नहीं, रहा दिमाग है? में रख आप साल लीजिए। 2022 के अब विधानसभा फर्जी चुनाव बातें के वक्त की फैलाने कर रहे का हो। काम मत करिए। नहीं, ये बात आप साल 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त की कर रहे हैं। हाँ, तब आपने कहा होगा कि हम ये बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। 2022 का मसला है, जब हम ये 27 चलिए, अक्टूबर 2021 में रैली करने जा रहे थे तब की बात कर रहे हैं। और ये चला कब रहे हैं 2023 में। बातें बहुत पुरानी हो गई और बहुत सारी बातें जो वीडियो में चलाई जाती है ना राजनीति में, आपके नेताजी और बाकी श्री अखिलेश यादव जी, बाकी श्री सुपाल यादव जी क्या क्या बोले हैं, अगर उसको हम चलाएंगे तो आप खुद नहीं सुन पाएंगे। और आप लोगों ने श्री अच्छा सुपाल अरुण यादव राठौर ने जी, क्या अभी क्या बयान अभी दिया आपने है एक बात वो कही है आप कि नहीं सुन जातीय पाएंगे। जनगणना के मुद्दे को बहुत देर चलाई समाजवादी पार्टी। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात कही कि जातीय जनगणना के मुद्दे को इसमें लाने की आवश्यकता क्या थी। तो क्या जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी से बातचीत हो गई है? क्या देखिए, बीजेपी इस मुद्दे पर भारतीय जनता आप रहे? पार्टी सभी जातियों के लिए काम कर रही है। जो कमजोर वर्ग है, अगर हम कमजोर हैं तो हमको सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। अगर उस कल्याणकारी योजनाएं से हमको लाभ मिल रहा है, हमारे समाज को लाभ मिलेगा, तो हम उसको और गति देने के लिए, उस विकास की गंगा को और बहाने के लिए हम प्रयास करेंगे और उस दिशा में हम काम करें। मैं तो कह रहा हूं कि माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी 4 बार में 3 बार मुख्यमंत्री थे तो बार बार मंचों से कहा करते थे 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराना चाहिए, करना चाहिए सरकार। अरे भैया, क्यों नहीं प्रस्ताव भेज के पास करा लिया कांग्रेस से? नहीं कराया। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मुलाकात करते थे भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए, तो यहाँ पे सहमति बना करके सांख्यिकी अधिकारी जो मंडल बैठते हैं उनसे सर्वे करा लिए और सर्वे करा सवाल कर दीपक रिपोर्ट रंजन जी की तरफ जाता है। दीपक जी, ये जो सवाल अभी अरुण राजभर जी ने उठाया कि जब आप यूपीए गठबंधन में थे, जब आप यूपीए को सपोर्ट कर रहे थे उत्तर प्रदेश में सरकार में रहते हुए, तो उस वक्त ये सारे मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए जिसकी चर्चा अभी ये लोग कर रहे हैं? अरुण राजभर जी, देखिए मैं अरुण राजभर जी उनकी पार्टी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत देर कर दी हुजूर जाते जाते, और वो आदमी चले जाना ही उसका ठीक है जो दिखे इधर का और काम करे उधर का। और ये जो बता रहे हैं कि ये हमारी बहुत सी बातें कही और दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, अरे दिखाइए ना। हरिनारायण राजभर जी का भी वक्तव्य दिखाइए जो उन्होंने कहा था ओम प्रकाश राजभर जी के लिए, वो हमको भी बुरा लगा था। अनिल राजभर जी का भी वक्तव्य दिखाई जो कहा था उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी के लिए। महेंद्र पांडे जी का भी दिखाइए। और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा था कि चवन्नी नहीं खाने दूंगा। ये भी क्या हम समाजवादियों ने चलाया था सुनगा ये चीजें। और जब मान लीजिए कि 2012 से लेकर के 2017 तक मेरी सरकार थी और किसी कारणवश जातीय जनगणना नहीं हो पाई थी, और वो तो उसके बाद इन्होंने गठबंधन क्यों किया समाजवादी पार्टी से? आज जब ये समाजवादी पार्टी से अलग होकर के, खैर ये अलग बहुत पहले हो गए थे, आज जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मतलब गठबंधन स्वीकार किया, एनडीए में जाना स्वीकार किया, उनकी बैठक में जाना स्वीकार किया, तो मैं समझता हूँ कि सीट शेयरिंग से पहले इनको ये सारी बातें को कि केंद्र में भी अशोक भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत आसान है, सामाजिक न्याय समिति को लागू करा दें, जातीय जनगणना को जो है वो लागू करा दें। और एक चीज और, इससे भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हमने प्राइवेट सेक्टर में भी हमें रोजगार दिया, तो क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू कराने का काम करेंगे हमारे भाई अरुण राजभर जी? अरे मेरी आवाज तो हम भी जो चाहते हैं वो भी चाहते हैं, ये भी वही चाहते हैं, तो करा देना। बीजेपी से सीटों की बात बाद में करें। और अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय ओम प्रकाश भैया सारी बातें कर रहे थे कि क्या था क्या नहीं था। आज राहुल गांधी जी तो अखिलेश यादव जी के साथ शाम को बैठ करके डिनर करेंगे एक साथ। आपके अकाली दल कहाँ गए? आपके नीतीश कुमार जी कहाँ गए? जनता दल यूनाइटेड वाले, आपके शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे जी कहाँ गए, जिनके साथ आपका गठबंधन था? ये सारे लोग कहाँ गए आपके? आज तो राहुल गांधी जी डिनर करेंगे साथ में, और कल बैठक में भी थे, 23 जून को भी बैठक में एक साथ थे। आज सुखबीर बादल जी थे आपके साथ बैठक में। प्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके भी बहुत सारे पुराने साथी साथ छोड़कर चले गए, तो इनकी तरफ से भी अगर एक दो साथी चले गए तो कोई बहुत ज्यादा फर्क राजनीति में नहीं पड़ता है। ओम प्रकाश जी, हाँ अशोक जी, चले गए कुछ साथी, जुड़े कुछ चले गए, लेकिन हमारी दीपक जी, मेरी पूरी व्यक्तिगत शुभकामना है कि इस बार 2024 के चुनाव में जितने अब तक आपने आजमाए हैं दांव, उस सब दांव मिल करके और सारे ये 36 दल मिल करके आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निश्चित रूप से चुनाव लड़े, ये मेरी शुभकामना है। लेकिन आपका न तो कोई नीति है, आपका न कोई नीयत है, आपका न कोई नेता है, न आपका कोई नेतृत्व है। सुनिए, सुन लीजिए दीपक जी, मैंने बोला नहीं। आप लड़ रहे हो। आपकी एक बैठक पटना में हुई,
मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पटना में पूरा मंथन 2 दिन हुआ, उसका क्या निर्णय निकला? मैं फिर 18 के बाद पूछूंगा दीपक जी क्या हुआ? जानते क्या होगा? आप लोगों का यही जो बैठक हुई है उसमें यही तय हुआ है कि सारे जुगनुओं ने मिलकर किया है ऐलान कि हम सब मिलकर के सूरज को हटाए, मोदी को हटाए। अरे जनता हटने देगी दीपक रंजन जी तब ना। आपके कहने से कि मोदी को चाहे जितना आप कोस लो, आप कोस सकते हो, आप विपक्ष में हो, आपकी मर्यादा है, लेकिन जनता जब हटने देगी तब ना हटेंगे। आप केवल गलबहियां डाल करके और आप बैठे हो क्या है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मोदी को हटाएंगे। तो क्या ये जो मुद्दा लेकर जनता में आप जाएंगे, जनता आपको स्वीकार करेगी? नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे केंद्र में हो, आपकी भी 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में रही, 4 तो विधानसभा लोकसभा लड़ चुके। मैं भी डिबेट कर रहा हूं 14 से, मैंने तो नहीं सुना जब हमारे नेता जाते हैं। और आज भी मेरा अभियान है, पार्टी का एकमात्र अभियान है, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, संगठन का व्यक्ति हो, कि जनता के बीच में जाओ और बताओ कि सरकार ने क्या क्या किया, कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं। क्या दीपक रंजन जी आप भी बता सकते हो कि मेरी 4 बार सरकार थी? एक सुन लीजिए, घबराइए मत, सुन लीजिए, हमने भी ये जन कल्याणकारी योजनाएं। आप हमसे कहते हो कि बेरोजगारी है, कितनी नौकरी दी? हम दावे के साथ कहते हैं कि 6 साल में हमने 6 लाख नौकरी दी और प्राइवेट सेक्टर में हमने ये कदम उठाया। क्या आपकी 4 बार सरकार थी? आपने बताया जनता को हमने किसको नौकरी दी? नंबर 1 सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, दीपक जी ये ईमानदारी से सब लोग जानते हैं, विजय भी जानते हैं, अशोक भी जानते हैं, आपके जमाने में 5 स्थानों से नियुक्ति पत्र बढ़ते थे। कहिए नाम बता दूं, 5 स्थान। दूसरी बात, नौकरी उसको मिली जिसने जेवर और जमीन बेची, नौकरी उसको मिली। पिछड़ा वर्ग की आप बात करते हो, पिछड़े की राजनीति करते हो, कितना बड़ा बेईमानी किए हो। पिछड़ा वर्ग का जो है सारा मलाई खा गए एक जात विशेष पर। लोक सेवा आयोग ने अब अशोक भाई पूरा बोलिएगा दीपक जी, क्या हुआ, क्या कार्रवाई किया? इतनी परेशानी निरस्त हुई, क्या कार्रवाई हुई? टीटी की परीक्षा क्यों नहीं रखी? टीटी की परीक्षा क्यों नहीं रखी? इतनी परीक्षा क्यों नहीं मुझे बताइए कि ये जो बड़ा मुद्दा अभी नौकरी का, बेरोजगारी का, जो भी एक आरोप बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाया गया, या अभी थोड़ी देर पहले जो बात कही जा रही थी कि बीजेपी के बहुत सारे साथी उनका साथ छोड़कर चले गए, कुछ नए साथी जुड़ गए, ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी के ऊपर लगाया गया। तो क्या ये राजनीतिक गलबैयां जो होती है चुनाव के पहले, ये नई नई सियासी दोस्ती देखने को मिलती है, ये मजबूरी हो गई है क्या सियासी दलों की? हाँ, दरअसल मजबूरी हो गई है। ये जो मुद्दे हैं जैसे महंगाई है और बेरोजगारी है, ये मुद्दे इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। लोगों को लगता है कि इससे चूंकि कहने के लिए कुछ नहीं है तो जो है उसी को उठाएंगे। जैसे अभी इस समय टमाटर बहुत महंगा है, तो जाहिर है इस सीजन में टमाटर, एक तो बारिश की वजह से, दूसरा इस सीजन में हमेशा टमाटर महंगा होता है। आप साल दर साल के आंकड़े निकाल के देख लीजिए, क्योंकि टमाटर हमारे मैदानी इलाकों में पैदा ही नहीं होता, बेंगलोर से आता है या पहाड़ों से आता है। तो जो चीज कम होगी उसकी अपने आप कीमत ज्यादा हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी ज्यादा होती है। तो ये महंगाई वाला इशू तो दूसरा है। तो अब रोजगार और नौकरियों की जो बात है, इसके सारे पैरामीटर बदल गए। अशोक भाई मैं आपको बताऊं, आप 91 से उत्तर प्रदेश का बजट उठा के देख लीजिए, हर बजट में सरकार ने लिखा है कि हम सरकारी नौकरियों की संख्या कम करेंगे। बीच के दौर में तो ऐसा आया कि रिक्त भर्तियां होती ही नहीं थी। क्यों नहीं होती थी? सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसा ही नहीं था। आज 85,000 करोड़ रुपए पेंशन और भत्ते, पेंशन और इलाज पे देना पड़ता है कर्मचारियों को।
तो जिस सरकार का जो रेवेन्यू है, अगर 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, 85,000 करोड़ रुपए आप पेंशन दे देंगे, पुरानी पेंशन वाले जो चल रहे हैं, तो आप सरकार के बाकी खर्चे कैसे करेंगे? बहुत सी पैरामीटर बदल गए हैं जो लोग अभी समझते नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही जो जातीय जनगणना है, ये 2012 तक तो जातीय जनगणना कहीं थी ही, बल्कि 17 तक अस्तित्व नहीं थी। और अभी दीपक जी ने एक बात कही कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दी जाए। क्या इनकी पार्टी इस बात की सहमति है, देगी? इन्होंने तो कह दिया, मुझे लगता है पार्टी के लाइन का ये इनका स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हुकुम सिंह कमेटी 2002 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी सामाजिक न्याय समिति में कि पिछड़ों में जो अपर क्लास पिछड़ा है, उनसे अति पिछड़ों का रिजर्वेशन अलग कर दिया जाए। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान या विरोध तो समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा ही होगा। 2 ही बिरादरियां हैं जो सबसे ज्यादा लाभ लेती हैं, नंबर 1 पे कुर्मी है, नंबर 2 पे यादव है। 27% का जो बेनिफिट है। अभी राघवेंद्र सिंह की कमेटी योगी की सरकार ने बनाई थी 2018 में, उस कमेटी की रिपोर्ट भी दबी हुई है, हालांकि उस सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन हम लोगों को जो जानकारी मोटी मोटी मिली उसमें भी यही बात सामने आई है कि सबसे ज्यादा नौकरियां। अच्छा, अब क्यों नौकरियां इनके पास ज्यादा? ये पढ़े लिखे सक्षम लोग हैं, इसलिए इनके जो पैरामीटर सामान्य वर्ग के लिए, वो सारे पैरामीटर इन पे भी लागू होते हैं। और कायदे से देखा जाए तो इन्हें आरक्षण से मुक्त कर देना चाहिए, लेकिन राजनीतिक मजबूरी है। सबसे ज्यादा वोट बैंक इन्हीं दोनों के पास है। पिछड़ों में 20% वोट यादव है। जो आप जिक्र कर रहे थे, यही एक बड़ा मुद्दा था कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से नाराज हो गए थे। यही एक बड़ी वजह थी जो उन्होंने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रखी थी और ये कहा था कि बीजेपी को सार्वजनिक जो न्याय समिति की रिपोर्ट है सार्वजनिक करना चाहिए। और यही बड़ा बयान देके वो बीजेपी से अलग हो गए थे। उन्होंने कहा था हमने तमाम सारी बातें रखी, लेकिन वो बीजेपी ने नहीं मानी। देखिए, इनको अपनी बिरादरी की राजनीति करनी, इसलिए इन्होंने कहा। और बीजेपी को सबकी राजनीति करनी है। उनको कुर्मी समाज को भी, चूंकि बड़ा वोटर उनका 17 से बना हुआ है, 14 से बना हुआ है, तो वो कुर्मी समाज को भी नाराज नहीं करना चाहते। यादव समाज का भी वोट इनको चाहिए। आप देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी यादव महासभा के जो पहले अध्यक्ष थे, उनके वार्षिकोत्सव में, माफ करिएगा, श्रद्धांजलि के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे वर्चुअली। हाँ जी, कानपुर वाले, वो नाम मैं भूल रहा हूँ। और चौधरी हरमोहन सिंह के यहाँ। इसके अलावा भी और भी इनके कार्यक्रमों में शामिल हुए। और बीच में तो काफी कोशिश बीजेपी की थी कि यादव समाज भी इनके साथ जुड़ जाए, क्योंकि यादव बगैर पिछड़ा नहीं, बल्कि यादव के साथ पिछड़ा। और 2019 में जो गठबंधन का फेल्योर था, उसमें बीएसपी भले 10 सीट जीती, लेकिन बीएसपी ने यही आरोप लगाया कि यादव समाज ने हमें वोट नहीं दिया। ये बात काफी कुछ हम लोगों की भी रीडिंग में आई कि जहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं थे, वहां पे बसपा को वोट देने के बजाय यादव समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। ये बात 2017 के विधानसभा चुनाव में दिखी। बहुत से ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां लोकल फैक्टर के कारण यादव समाज ने बीजेपी को वोट किया था। दरअसल देखिए, मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में जो राजनीति का डीएनए है पूरे तरीके से बदल चुका है। और हम लोग जो बात करते हैं उसमें बहुत सी चीजें पुरानी परंपरा चली आ रही है, हम उसी को मानते हैं। अब आप देखिए, सबसे आश्चर्यजनक बात हम लोग जो देखते थे कि 14 में पहली बार बिना माइनॉरिटी के वोट की बीजेपी 73 सीट जीत के आती है। हम लोग कल्पना नहीं करते थे, हमेशा ये सोचते थे कि यार माइनॉरिटी 13 सीटों पे तो मेजॉरिटी में है लोकसभा की, बाकी 35-40 सीटों पे 20% से अधिक है, तो संभव ही नहीं है। लेकिन वो एक अलग तरीके का समीकरण बना, और वो उस समीकरण के पीछे दो बसपा की जो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी 7 से 12 वाली, और जो सपा की मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी 12 से 17 वाली, उसी के भीतर वो कारण छिपे हुए थे। और कारण वही थे जो अभी ओम प्रकाश जी चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने समाजवादी पार्टी को इतनी बुरी तरह घेरा नौकरियों को लेकर कि जनता में ये आमतौर पर धारणा बन गई कि सिर्फ एक बिरादरी को नौकरी मिल रही है। और विधानसभा में एक बार चर्चा हो रही थी, उसमें दीपक जी, नहीं, एक लाइन और बता दूं, एक लाइन अशोक जी एक लाइन और बता दूं, तब दीपक जी जवाब देंगे। क्योंकि दीपक जी विधानसभा में नहीं रहे होंगे उस दिन, ये दर्शक दीर्घा वगैरह में। आजम खान साहब ने जवाब दिया था। एक 43,000 पुलिस और दरोगा की भर्तियों पे सवाल खड़ा हुआ। दलबीर सिंह उस समय आरएलडी के नेता थे, उन्होंने ये सवाल उठाया था और उन्होंने कहा 32,000 यादव लोग नौकरियां दी गई। आजम खान ने उस पर जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को ज्यादा नौकरियां मिल गई तो इसमें बुरा क्या है। तो ये जो चीजें थी, इससे परसेप्शन को फैलाने में मदद मिली। आज के दौर की जो राजनीति है वो अलग है। मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जातियों का जो समूह है वो इस तरीके से विभाजित है कि अब आप एक मेजर चंक अगर आपको बनाना है तो सबका साथ सबका विकास टाइप का ही फार्मूला लेके आना पड़ेगा।
दीपक रंजन जी, आपकी बात पिछली बार अधूरी रह गई थी। सवाल ये खड़ा हो रहा है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि जैसे बीजेपी अलग अलग मुद्दों को लेकर जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो घेरती थी, क्या आप लोग मुद्दों को बहुत प्रमुखता से नहीं उठा पा रहे हैं? क्या बीजेपी की घेरेबंदी ठीक से नहीं कर पा रही है समाजवादी पार्टी? दीपक जी। देखिए, हम लोग के साथ साथ आज जनता इनके खिलाफ है, आज जनता आवाज उठा रही है। मैं ओम प्रकाश भाई ने सारी बात की, ओम प्रकाश भैया ने, कि इतनी नियुक्तियां नहीं, नियुक्ति पकड़ने बातें, इन्होंने शायद ये नहीं देखा कि जो एग्जाम हुए वो एग्जाम इतने निरस्त हुए। पेपर लीक मामला, सॉल्वर गैंग मामला, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिल्ला 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 करके कहा था कि सॉल्वर गैंग और शिक्षा माफिया के ऊपर हम सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे, कि मिनिमम जुर्माना जो 1 करोड़ रुपए और कम से कम 15 साल की सजा। अभी वीडियो का परीक्षा संपन्न हुआ जिसमें 100 से ज्यादा जो है सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए। उन विचार, और जबकि दोबारा परीक्षा 2018 में परीक्षा निरस्त हो चुकी है अशोक भाई, फिर दोबारा अभी 2023 में परीक्षा हुई। ये परीक्षा देने की बात करते हैं और इन्होंने प्राइवेट सेक्टर, हम तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि आखिर ये इस पर ये कुछ रोशनी डालने का काम करेंगे ओम प्रकाश भाई, कि इनकी सरकार में जितनी परीक्षाएं निरस्त हुई, जितने पेपर लीक हुए, ऊपर की सरकारों में तो ऐसा नहीं हुआ। और हम बार बार जल्दी आप लोगों से एक कमेंट ले लेता हूं। सबसे पहला सवाल दीपक रंजन जी आप ही से कर रहा हूं, ये क्यों आपकी पार्टी के नेता आपको छोड़कर चले गए? ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान क्यों छोड़कर चले गए? कहीं कुछ कमी रह गई क्या? देखिए, बात ये है ना कि देखिए, जो लोग अपने उसमें आए थे, ये तो दारा सिंह चौहान जी, ओम प्रकाश राजभर जी, इन लोगों की मंशा कुछ और थी। इन लोगों की मंशा ये थी कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली, क्योंकि जिस तरीका और था, जिस तरीका का सिनेरियो सेट था पूरे उत्तर प्रदेश में, आम आदमी, आम जनता ये कह रही थी किसी कारणवश हम अपनी कमी मानते हैं कि हमें कमी नहीं होगी, कहीं ना कहीं हम लोग जो है, ये जरूर है कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हम 47 से 125 पे पहुंचे, लेकिन हम सरकार में नहीं आ पाए। आपने देखा होगा उसके बाद से ही इन लोगों के सुर बदले बदले नजर आते थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो उसका चला जाना ही अच्छा है कि जो दिखे इधर का और काम करे उधर का। तो हमें इसको देख के हमको और मजबूत, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ऐसे लोगों का चला जाना अच्छा है जो दिखे इधर और काम करे उधर का, तो काम क्या बीजेपी कर रहे थे क्या ओम प्रकाश राजभर या दारा सिंह चौहान? समाजवादी पार्टी के लिए कहावत है कि जो अंगूर खट्टे नहीं मिल रहा है तो कह रहे हैं कि वो खट्टे हैं। पहली चीज। दूसरे 2 बातें मैं बताना चाहूंगा। नंबर 1, पहला सेंटेंस मैंने डिबेट शुरू हुआ कि डूबती हुई नाव पर कोई सवार नहीं होना चाहता। इसका कोई समाजवादी पार्टी का इस लोकसभा में कोई किसी कोने से कोई भविष्य है ही नहीं। कोई भविष्य होता तो इनसे जरूर जुड़ता, लेकिन कोई भविष्य नहीं है। ये तेलंगाना जाएंगे। अब आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में और अरे भाई दीपक जी, सम्मान करना सीखिए। आप देखिए, आपने आपका बहुत मैं आप ही की बात कर रहा हूँ भैया, जितना सुन लीजिए मैंने क्या कहा। दीपक रंजन जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। दोष इतने हैं कि आप एक अमर्यादित पार्टी के प्रवक्ता हैं, दोष केवल इतने हैं, बाकी आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। दूसरी बात यह है कि ये लोकसभा में जाएंगे तो क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे? कहेंगे क्या, भाइयों एवं बहनों देखो, मैं इतने दलों को लेकर के साथ में मोदी को हटाने आया हूं, यही कहेंगे और कुछ कहेंगे? कोई और बचा? दूसरी बात, ये जो बेरोजगारी और रोजगार की बात उठाती है, ये निश्चित रूप से इनको उठाना चाहिए, बोलना चाहिए। बेरोजगारी लोकसभा के अंदर बोलना चाहिए, बेरोजगारी को लेकर के सड़क पर उतरना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपना नैतिक भी उत्तरदायित्व तो है कि आपको भी बताना पड़ेगा कि आपने 4 बार सरकार थी, कितनी सरकार, हम तो रोज बता रहे हैं। 1.5 महीने के अंदर हमने 55,000 सरकारी नौकरियां दी है और बताया है कि पुलिस विभाग में कितना दिया, स्वास्थ्य में कितना दिया, पीडब्ल्यूडी में कितना दिया, शिक्षा विभाग में कितना दिया। हमारा रोज छप रहा है। 1.5 महीने में 55,000 सरकारी नौकरियां। दूसरी बेरोजगारों के लिए समय की कमी है। हाँ अशोक जी, एक बात हो, हम ये कहते हैं कि एक डिबेट ये भी हो जाए कि समाजवादी पार्टी सरकार ने बेरोजगारों के लिए इस सरकार ने सरकारी नौकरी के अलावा क्या किया, और हम बताएं। विजय उपाध्याय जी, आखिरी कमेंट ले रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव से पहले ये जो सियासी दोस्ती देखने को मिलती है, जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती, कुछ दूर तक चली फिर टूट जाती है, ये क्या फिर वही मजबूरी है क्या सियासी दलों की?
बिल्कुल मजबूरी है। लगता है ऐसा कि दलों के साथ तालमेल से हमारा वोट बढ़ेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके का ध्रुवीकरण हो रहा है। जो जनता ध्रुवीकरण कर रही है उसमें राजनीतिक दलों का महत्व कम हो रहा है। एक बीजेपी के खिलाफ है, एक बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी के पक्ष वालों का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए 14, 17, 19 और 22 में ये जीत गए। और जो बीजेपी के विरोध वाले हैं उनकी अभी तादाद कम है। देखिए, ये लोग कहते हैं कि सब एक हो जाएंगे तो हम जीत लेंगे। सब एक हो गए 2019 में तो नहीं जीत पाए, तभी बीजेपी 64 सीटें जीत के आती है। तो ये जनता का ध्रुवीकरण बताता है। अच्छा, अब आप 2022 देख लीजिए। 2022 में समाजवादी पार्टी का वोट कितना है? 37.25। कुल 347 सीटों पे ही अपने सिंबल से लड़े हैं। इन 347 सीटों पर इनके पास 37.25 वोट है। और बीजेपी के पास जितनी सीटों पे बीजेपी लड़ी थी, वहां पे इनका वोट है 44.15। तो जो ये अंतर है, इस अंतर को आप पाटेंगे कैसे? जब तक ये अंतर नहीं पटेगा तब तक आप जीत नहीं सकते हैं, और जीतने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। बीजेपी ने 376 सीटों को जुड़ने के लिए न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड पर आज की बहस राजनीतिक जोड़तोड़ और सियासी उठापटक को लेकर थी, लेकिन इतना जरूर है कि कहावत बहुत पुरानी है कि राजनीति में कोई किसी का काफी लंबे समय तक दोस्त या दुश्मन नहीं रहता है, और ये कहावत समय समय पर सबके सामने भी आ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ तमाम अलग अलग मेहमानों के साथ एक बार फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।